हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर जो भी पढ़े उसमें केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग सभी देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, इसमें जो कुछ बेसिक चीज है, ठीक है, वो आप लोग 11th में भी पढ़े हैं। फिर भी यहाँ पे हम कुछ इसका बेसिक चीज जानेंगे पहले, फिर जो हमारा 12th का प्रॉपर सिलेबस है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं बच्चों, वो इसमें क्या क्या है, एक तो ये ध्यान रखें कि इसको सॉल्यूशन या आप डाइल्यूट सॉल्यूशन करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चों सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का आप डेफिनेशन लिख लें। सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, तो हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है किस चीजों का, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसी को हम लोग बच्चों क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हम डेफिनेशन में तो ये दिखा देते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर या जो हमारे प्रॉपर सिलेबस की मैं बात करूं तो उसमें हमेशा दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट है, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए इसके डेफिनेशन में हम लोग यही लिखते हैं कि इट इज ए, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लें, इट इज ए होमोजेनियस, इट इज ए होमोजेनियस mixture of two or more component, it is a homogeneous mixture of two or more component, ठीक है, is known as solution, is known as solution। तो इसमें देखो बच्चों हम लोग एक टर्म यूज किया होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का सीधा सा मतलब है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग करते ये हैं कि होमोजेनियस में हम लोग ऐसे मिक्सचर को काउंट करते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि होमोजेनियस का मीनिंग है थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट का सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट के ऊपर, ये दो या दो से जो ज्यादा कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमारे सॉल्यूशन चाहे कितने भी कंपोनेंट से क्यों ना बने होते हैं, हमेशा सॉल्वेंट एक होगा और बाकी जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग किसके अंदर ट्रीट करेंगे बच्चों, सॉल्यूट के अंदर। तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख सकते हैं सॉल्यूट, पहले आप सॉल्यूट का डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर से आएगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्यूट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होगा, सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी मीडियम के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन दिया जाता है बच्चों 9th में आप लोग यही पढ़े होंगे कि सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होगा जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो आप दो डेफिनेशन इसका याद रखेंगे, आपको समझने में भी आसानी मिलेगा। इसका दो डेफिनेशन है, एक तो हम लोग इसके अमाउंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं बच्चों कि इसका कौन सा अमाउंट ज्यादा कौन सा अमाउंट कम है। तो हम सॉल्यूट का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन का, ये किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होने वाले कंपोनेंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो आप लोग पहले इसका डेफिनेशन लिख लें, द component of solution, the component of solution which is present
which is present in lesser amount is known as solute। और एक इसका साइड से डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हो, जो आप लोग 9th-10th में पढ़े थे, वो भी डेफिनेशन काम करता है, ठीक है। उसमें भी आप याद रख सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और ये डेफिनेशन ज्यादा क्लियर होता है तब जब हम लोग किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये बात ज्यादा क्लियर करता है सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे इसी में लिखेंगे सॉल्वेंट के डेफिनेशन में द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in larger amount is known as सॉल्वेंट। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया, सॉल्यूट का डेफिनेशन हो गया, और सॉल्वेंट का भी डेफिनेशन हमारा हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसा ही लिखा जाता है इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये अमाउंट के बेसिस पे, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे द solution in which solute is present in very less amount, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन का, वो स्पेशली हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही लगाते हैं, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा आपका, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही दिया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान रखें आप कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी होंगे वो क्या है, वो तुम लोग आगे पढ़ेंगे, बट जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही काम करेंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली बहुत कम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाएगा कंसंट्रेटेड, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा बच्चों जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सफिशिएंट होगा, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना से इतना तक डाइल्यूट मानेंगे, इतना से इतना तक कंसंट्रेटेड मानेंगे, वो बस एक फीलिंग्स होते हैं बच्चों कि हम लोग बहुत कम अगर डाल रहे हैं सॉल्वेंट के रिलेटिवली तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है, वेरी लेस लिखा होगा बच्चों, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम डाला हुआ होगा। और अगर हम कहीं पे सॉल्यूट कुछ अमाउंट में डालते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में डालते हैं, रहेगा तो सॉल्वेंट से कम ही, लेकिन बहुत कम नहीं होता, ठीक है। कुछ सफिशिएंट अमाउंट होगा तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच solute is present in sufficient amount, is known as concentrated solution। तो बच्चों यहाँ तक तो हम लोग का बेसिक जो भी पार्ट्स है, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में वो हम लोग समझ लें कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 पार्ट हो गया। हमें ये दोनों पार्ट जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही काम करती हैं।
ठीक है। तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह में पूछ सकता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में काम करते हैं। तो आपको याद रखना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड है तो वो काम नहीं करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है। अब हम लोग मेन जो काम है बच्चों इसमें वो है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जो कि बेसिक में भी आपको 11th में पढ़ाया गया था। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक दे सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने का क्या मतलब होता है। तो कंसंट्रेशन का जो वर्ड है, ये कंसंट्रेशन जो टर्म है, आप सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको किसी सॉल्यूशन का, जब भी आपको किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए बोला जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपसे डायरेक्टली वो ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना अमाउंट में डिसॉल्व किया गया है। अब ये जो सॉल्यूट का आप अमाउंट बताएंगे, जो सॉल्यूट का हम लोग अमाउंट बताते हैं, वो हम लोग अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितना है, पर केजी सॉल्वेंट में कितना है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना है। मतलब ये हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं बच्चों कि सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, या फिर 1 ml ये 100 ml सॉल्यूशन के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, या 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब है बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन निकालने का सीधा सा मतलब आपको क्या समझ में आया कि हमें सॉल्यूट का अमाउंट बताना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के आप नीचे थोड़ा सा हिंट करके लिख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का सीधा सा मतलब है कि हमें सॉल्यूट का अमाउंट जानना, ठीक है। तो हम लोग सीधा ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने का जो प्रोसेस होगा, या जो अमाउंट हम लोग मेजर करेंगे, वही कहलाएगा कंसंट्रेशन। अब बात आता है कि इसको हम किस किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो कंसंट्रेशन के कुछ यूनिट्स हैं तो और भी, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों आपको वही सब यूनिट पढ़ाएंगे जो इस पूरे पार्ट में यूजफुल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हम लोग पढ़े, रिलेशन भी सबके बीच में पढ़े, तो आप थोड़ा बहुत आप 11 से पढ़ सकते हैं। जो प्रॉपर इस चैप्टर में जरूरत होगा वो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप टॉपिक लगा सकते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें अब इतना सा ही लिखने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब यही है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अगर आप ये निकालते हैं तो पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। अब कंसंट्रेशन हम अलग अलग यूनिट में निकालते हैं, तो वही हम लोग नेक्स्ट दे रहे हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन मतलब ये जो अमाउंट है सॉल्यूट का, वो हम किस किस यूनिट में बताएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे होता है ना किसी चीज का मास मेजर करते हैं, तो आप उसको अलग अलग यूनिट में बताने की कोशिश करते हैं। कोई केजी में बताएगा, कोई ग्राम में बताता है, कोई पाउंड में बताता है, ठीक है, तो कोई टन में बताता है। तो सेम तरीके से ये कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब आपको समझाया गया कि सॉल्यूट का अमाउंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो अमाउंट है बच्चों को हम किस किस तरीके से बता सकते हैं, कौन कौन से टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही उसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो हम लोग यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जो इस प्रॉपरली चैप्टर में यूज होगा, उसको हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे। एक होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज में 3 आते हैं ऐसे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन इस चैप्टर में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा W बाय W का, परसेंटेज W बाय W। अगर आप एक समझ जाएंगे तो बाकी जो 3 का हम नाम लिए आप उसको भी समझ सकते हो बच्चों। तो ये जो परसेंट W बाय W है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा यही ध्यान दें कि चूंकि ये W बाय W है, ये क्या है बच्चों, W बाय W है, और कंसंट्रेशन का मतलब ही है जनरली सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। एक जगह पे सॉल्वेंट आएंगे, बाकी सारे जगह पे सॉल्यूशन होते हैं। तो आप ऐसे याद रखें कि जनरल जो भी यूनिट्स हैं उसमें ऊपर जो भी क्वांटिटी होगा वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है। ऊपर जो भी क्वांटिटी होते हैं बच्चों वो किसके लिए होंगे, जनरली सॉल्यूट के लिए होंगे, और नीचे जो क्वांटिटी होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा या फिर सॉल्यूशन का होगा।
लेकिन आप ऐसे याद रखें कि ज्यादातर में सॉल्यूशन का ही होता है, बस एक टर्म आएगा मोलरिटी, जहां पे ये सॉल्वेंट का होता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लें कि परसेंटेज W/W का क्या मीनिंग है या इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन आप जल्दी से लिखें। इट इज डिफाइंड एज, इसमें लिखें W/W में, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे इन ग्राम। ये जो मास निकालना है वो किस में निकालना बच्चों, ग्राम में निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख दें इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें करना क्या है, अगर कभी भी आपको W/W निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का अगर आपसे W/W पूछता है तो आप सीधा इतना याद रखें कि W/W का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपसे सीधा वो ये जानने की कोशिश कर रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, जिसका आपको W/W निकालना है, अगर उसका 100 ग्राम लिया जाता है, अगर हम उस सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले लेते तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, अगर आप ये कैलकुलेट करके उसको बता देते हैं तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा किस यूनिट में, W/W के टर्म में। तो हम लोग इसका अगर बच्चों डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, हम ये कर सकते हैं कि दैट इज परसेंट W/W, परसेंट W/W बराबर क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो वेट आएंगे वो किस में आएंगे बच्चों, हमेशा ग्राम में लेना। आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं इसलिए ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास लेना, ठीक है, ये भी ग्राम में ही होगा एक्चुअली, इनटू क्या कर देंगे हम लोग 100, इनटू क्या कर देंगे 100 ग्राम के अंदर, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, परसेंट W/W। और एक चीज आप यहाँ और ध्यान दें, हम ये जो कंसंट्रेशन निकालते हैं बच्चों वो हमेशा क्या लिखा गया, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। कभी कभी आपसे सॉल्वेंट के बारे में पूछता है, कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, सॉल्वेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये ध्यान दें कि अगर ये W/W हम निकाल रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये हम लोग सॉल्यूट का नाम निकाल रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। अब अगर सोचें कि अगर आपको 100 ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट पता चल जाएगा, क्या सॉल्वेंट का आप नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। 100 में ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगा उसको माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कभी कभी देखिएगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर यही पूछना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह पे सिर्फ क्या कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं। तो हम लोग अलग अलग नहीं करते हैं, हम आपको सारा चीज सॉल्यूट का बताएंगे। अगर आपको सॉल्वेंट का कभी पूछता भी है तो आप सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी से उसको निकाल सकते हैं कि जैसा कि मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको सॉल्यूट का प्रॉपर्टी पता चल जाएगा तो आप सॉल्वेंट का निकाल ही सकते हैं। इसीलिए हम जितना भी कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया W/W का। अब देखिए W/W का ये फॉर्मूला हो गया। अब सोचिए कि अगर आपको W/W कभी निकालने देता है, ठीक है, तो आपको बस दो ही चीज पता होना चाहिए, एक तो सॉल्यूट का वेट पता होना चाहिए और दूसरा पूरे सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको पता चल जाता है तो आप किसी भी सॉल्यूशन का W/W आराम से बता सकते हैं। एक तो ये हो गया कहानी। दूसरा ये हो सकता है कि W/W अगर आपको दे देता है, W/W क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, तब आपसे फिर क्या पूछ सकता है, तब आपसे यही दोनों में से कोई पूछेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा या वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो आप ऐसे इसको ध्यान रखें कि अगर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करें कि अगर कोई कहता है कि 20%
बाई वेट, इसको हम लोग बाई वेट भी बोलते हैं। W बाई W क्या लिख सकते हो बच्चों, 20% बाई वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ऑफ NaCl सॉल्यूशन। मान लीजिए कहीं पे ये लैंग्वेज लिखा होगा मैंने आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कि 20% बाई वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो इसका आप क्या मतलब समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये मीनिंग समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आप मीनिंग समझ जाएंगे ना तो ये सब का सब यूनिटरी मेथड से सवाल बनता है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर देखें 20% बाय वेट ऑफ NaCl का सीधा सा मतलब ये है कि NaCl का हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, NaCl का हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये कितना है, कितना लीटर है, कितना ग्राम है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो डाटा इसके लिए दिया हुआ तो ये हमें एक चीज इंडिकेट कर देगा कि अगर आप इस सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेंगे तब आपको उसमें 20 ग्राम क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, और बाकी क्या मिल जाएगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि 100 ग्राम of NaCl solution contain 20 gram of NaCl। इससे हमें ये भी क्लियरली पता चल गया बच्चों कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उस समय वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। अब सोचिए वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, वेट ऑफ सॉलिड पता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए तो क्या आप नहीं बता सकते हैं, दोनों का माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब सोचिए कि अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड पता है, क्या आप मोल ऑफ सॉलिड नहीं बता सकते हैं, मोल ऑफ सॉलिड भी बताया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमें NaCl पता है, सॉलिड का फॉर्मूला पता है, जिसका फॉर्मूला मास निकाल लें, इसको डिवाइड करके मोल पता चल जाएगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता है तो सॉल्वेंट क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे वाटर, और अगर वाटर सॉल्वेंट होता तो हम लोग क्या करते हैं, 80 ग्राम आ रहा था तो उसका भी हम लोग मोल निकाल सकते थे। मतलब पीछे जो भी आप 11 में थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट भी पढ़े होंगे, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो सब फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज करेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म W/W खत्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम छोटा सा एक सवाल दे दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं आते, लेकिन हाँ कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत इसको बता दे रहे हैं। छोटा सा सवाल कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन एक लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, percentage by weight of solution which contain 50 gram of solute, which contain 50 gram of solute in 450 gram of solvent, 450 gram of solvent। कह रहा क्या कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया होगा, तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग 450 ग्राम सॉल्वेंट लिए हैं, उसमें हम लोग 50 ग्राम क्या ऐड कर दिए हैं, सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं। तो कह रहा तो बताइए कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ, जो सॉल्यूशन बना, उसका कंसंट्रेशन बताइए W/W के टर्म में, बाय वेट के टर्म में। तो आप यहाँ देखिए कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको ये जो परसेंटेज है वो सॉल्वेंट का बताना है, ठीक है, तो नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ तो भी ऐसे सॉल्यूट का ही बताना होगा, तो हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। तो आपके पास तो एक फॉर्मूला दिया गया है कि W/W निकालने का जो फॉर्मूला, अगर हम इसको बनाए, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये आ जाएगा W/W। तो W/W के लिए आपको दो चीजों का जरूरत होता है, एक होता है वेट ऑफ सॉल्यूट का, एक है वेट ऑफ सॉल्यूट का, और दूसरा है बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट का, दूसरा ये सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन का, और इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो।
अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट जो चाहिए आपको ग्राम में चाहिए, वो कितना दे रखा, 50 ग्राम दे रखा। वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे चाहिए, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है अलग से, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ। तो सोचे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये इतना हो जाएगा, किंतु इसमें हम लोग कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये कितने बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 3% आ गया। और ये जो 10% आया वो क्या आ गया, बाय वेट आया, किसका आया होगा बच्चों, सॉल्यूट का आया होगा, किसका आया होगा, सॉल्यूट का। इसका ये मतलब हो गया कि हर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट है, हर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो आप यूनिटी मेथड से भी अगर लगा देखें तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका सवाल बनता है। तो ये तो हमारा हो गया परसेंटेज W/W का कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो हम लोग करते हैं इसका मोलरिटी। नेक्स्ट क्या होगा, मोलरिटी। मोलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किया जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आएगा हमारा, इसका भी डेफिनेशन हम जल्दी से लिख लें। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as moles of solute, it is defined as moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम मोलरिटी को मैथमेटिकली फॉर्म में डिफाइन करें, फॉर्मूला अगर हम इसका बनाएं, कैपिटल एम का नोटेशन ध्यान रखें, इसका कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इनटू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये जो वॉल्यूम होना चाहिए किसमें होना चाहिए, लीटर में। अब देखिए अगर आपको कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछता है, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछता है तो मोलरिटी का सीधा सा मतलब आपसे ये जानना चाह रहा है कि अगर उस सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है, आपको डायरेक्टली उसका बस यही बता देना है कि 1 लीटर अगर हम लोग उस सॉल्यूशन का लेते हैं तो 1 लीटर के अंदर उसमें डिजॉल्व सॉल्यूट का कितना मोल हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जितना मोल 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा उसी को मोलरिटी नाम दिया गया, ठीक है। इसको हम मोल पर लीटर में डिजॉल्व ये डिनोट कर सकते हैं। ये तो एक इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। या आप सोचिए यहाँ से तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि मोलरिटी जो होता है सॉल्यूशन का वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसको हम लोग अगर ml में लेते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम इसको ml में लेते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये लीटर में चेंज होगा, तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। और मोल और 1000 की मल्टीप्लिकेशन को मोल इंटू 1000 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मिलीमोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमोल्स, ठीक है। और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब ये वॉल्यूम किस रीत में रखना होगा आपको, ml, तब भी ये मोलरिटी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। तो ये तो मोलरिटी निकालने का तरीका हो गया कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए और उसके बाद सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए, तो आप मोलरिटी निकालोगे। नेक्स्ट है ये कि अगर आपको मोलरिटी क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, जैसे W/W दिया हुआ था तो उसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ऐसे 2m लिखा हुआ रहेगा, 2m HCl सॉल्यूशन, 2m HCl सॉल्यूशन, मान लीजिए कहीं पैसा लिखा हुआ अगर मिलता है तो जब भी आपको कैपिटल M लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए मोलरिटी का वैल्यू है कि HCl का एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, HCl का एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, कितना लीटर है ये नहीं हमें जानने का जरूरत है, हमें इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये जो 2 है ना, 2 जो मोलरिटी है, ये मोलरिटी हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं
तो जो सॉल्यूट है, जो यहाँ पे HCl है, वो कितने मोल मिल जाएंगे आपको? 2 मोल मिल जाएंगे। 2 मोल का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl present in 1000 ml, या इसको हम लोग सीधा 1 लीटर कर सकते हैं। 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों? 2, और ये आएगा कितने में? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 2 मोल प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज है, सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन का जब सवाल करेंगे तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग बस पढ़ रहे हैं। यहाँ बाकी यहाँ पे तो हमारा अलग ही टॉपिक आएगा। यहाँ पे लोग वेपर प्रेशर से शुरू करते हैं। जब हम लोग किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, वहां से 12th हमारा पार्ट शुरू होता है। ये सब जरूरत पड़ेगा सवाल बनाने में आपको। तो अगर आपको पहले से याद है तो और भी बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन आप नोट करें। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ध्यान दें, यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल यूरिया सॉल्यूशन। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन which contain 180 ग्राम of यूरिया, 180 ग्राम ऑफ यूरिया in 1200 ml of सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपको मोलरिटी पूछा है, तो मोलरिटी के लिए हमें 2 चीजों का जरूरत होगा। एक है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखें कि सॉल्यूट हमारा यूरिया है, लेकिन यूरिया का मोल नहीं दे रखा, क्या दे रखा? मास दे रखा। तो अगर हम इस मास में इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या मोल आ जाएगा? और अगर 180 डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ? 1200 ml दिया हुआ, तो इसको तो लीटर में चेंज करना होता है। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो इसके बदले 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/4। आप इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। इसका मोलरिटी कितना हो गया बच्चों? 2.5 m हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन का मोलरिटी भी बता सकते हैं, और हमारा ये परसेंटेज W/W भी हो गया। और एक टर्म अभी जो बच रहा था वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए, वो है हमारा मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। वो क्या है बच्चों? मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है।